सो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू समृद्धि कोचिंग क्लासेस। मैं आशीष मिश्रा आज मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर लेकर के शुरू हूँ। अवेलेबल हूँ यहाँ पर। और जो चैप्टर हम लेने वाले हैं वो है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मैं एक बार आप सबको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि हमें क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या था, इसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। आइए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये क्या है, क्यों पढ़ते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है, कहाँ यूज होता है, सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। उससे पहले अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर और आपको मेरे पढ़ाए गए लॉजिक समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं, मेरे स्टफ से आपको एक पॉजिटिविटी आती है, तो आप प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आइए, तो हम देखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या। तो एक मैथमेटिशियन हुए बेटा, उनका नाम था रेनी डेस्कार्ट। उनका नाम था रेनी डेस्कार्ट। रेनी डेस्कार्ट ने इस सिस्टम को डेवलप किया। क्या डेवलप किया? ही वर्कड on the finding the position of two different points or more than two in a plane। और उन्होंने इस पर भी काम किया कि हम उन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, क्या हम उनको दो सेगमेंट में डिवीजन कर सकते हैं, तीन सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, क्या हम उनको अगर डिवाइड कर पाए तो उनकी पोजीशन बता पाएंगे एग्जैक्टली। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने स्टडी किया। तो आइए एक एक करके सारी बातें जानते हैं। So Rene Descartes is a person who first studied this, developed this, and today it is present as a new branch of math, and this is known as coordinate geometry. What do we call it? We call it coordinate geometry. We call it coordinate geometry. We call it Cartesian। We call it Cartesian geometry। किसके ऑनर में? रेनी डेस्कार्ट के ऑनर में। या इसी को हम एनालिटिकल ज्योमेट्री भी बोलते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो ये तीनों चीजें जो हैं एक ही ब्रांच के नाम है, एक ही पार्ट के नाम है, और इन तीनों को हम पढ़ते हैं। और इन तीनों को पढ़ने के लिए जिस पर्सन का इसके पीछे योगदान रहा है वह है रेनी डेस्कार्ट। अब आइए जानते हैं कि इनकी हमने शुरुआत कैसे की। तो इसकी शुरुआत करने के लिए हमको थोड़ा सा नीचे आना होगा और हम फिर आगे बढ़ते हैं। हमको थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए। आइए देखते हैं। तो हम लेते हैं कोई दो लाइन्स, हम लेते हैं दो लाइन। एक लाइन ये हो गई हमारे पास, और फिर से हम एक लाइन लेते हैं, और इन दोनों को हम एग्जैक्ट राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करा देते हैं। इन दोनों लाइंस को हम एग्जैक्ट 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कराएंगे। आइए देखिए, ये जो हमारे पास लाइन है ये कोई स्पेशल लाइन नहीं बल्कि एक नंबर लाइन है जिसको हमने हॉरिजॉन्टली बनाया है। और हमारे पास एक दूसरी लाइन है जो कोई स्पेशल लाइन नहीं बल्कि एक नंबर लाइन है, और इसको हमने वर्टिकली या परपेंडिकुलरली एक्स एक्स डैश पर बनाया है। ये हमारी कहलाती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और ये हमारी कहलाती है वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। और ये जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो कहलाता है ओरिजिन, यानी कि ओ। इनके बीच में एग्जैक्ट राइट एंगल का एंगल होता है। इस पॉइंट के ऊपर जितने भी आपको इस लाइन के ऊपर जितने भी आपको पॉइंट लेने हैं
वो सारे के सारे पॉजिटिव रहने वाले हैं, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त क्या रहेगी, थोड़ा सा मैं आपको इरेज करके बताता हूँ। आइए देखते हैं। देखिए, इस पॉइंट के लेफ्ट में, सॉरी राइट में जितने पॉइंट रहेंगे ये सारे के सारे प्लस रहने वाले हैं, और नीचे भी सारे के सारे पॉइंट क्या रहने वाले हैं, प्लस रहने वाले हैं। ये सारे के सारे प्लस रहने वाले हैं। और इस ओरिजिन के लेफ्ट में हम जितने भी पॉइंट लेंगे वो सारे के सारे क्या रहने वाले हैं, नेगेटिव रहने वाले हैं। ये सारे के सारे पॉइंट, चाहे हम ऊपर लें या इनको हम नीचे लें, ये सारे के सारे निगेटिव रहने वाले हैं। सेम हैपेंस विथ वाई। वाई के लेफ्ट और राइट में आप जितने भी पॉइंट्स लेंगे, वाई के लेफ्ट और राइट में आप जितने भी पॉइंट्स लेंगे वो सारे के सारे प्लस रहने वाले हैं। और ओरिजिन के ठीक नीचे यानी कि बॉटम की तरफ y के आप जितने भी पॉइंट लेने वाले हैं, y के आप जितने भी पॉइंट लेने वाले हैं, ये सारे के सारे निगेटिव रहने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमने 4 भागों में इस पूरे सिस्टम को बांटा है, इस पूरे भाग में जो पहला भाग ये हमको मिला है जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ऐसे ही ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो वी हैव डिवाइडेड दिस टोटल सिस्टम इन 4 पीसेस, 4 क्वाड्रेंट्स। हमने 4 क्वाड्रेंट्स में पूरे को बांट रखा है। अब क्वाड्रेंट तो आप समझते होंगे, क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4। आई थिंक ये आपको चीजें पता है, 1/4 एक चौथाई। अब देखिएगा, पहले क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट आएगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरे में आएगा तो कैसे करेंगे, तीसरे में आएगा तो कैसे करेंगे, चौथे में आएगा तो कैसे करेंगे। इन सबको जानने के लिए मैं फिर से इन सबको बनाऊंगा और आप एक बार देखिएगा इसको। इसी को पूरा नीचे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा मैं नीचे चलूंगा और इसको फिर से मैं बनाऊंगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए देखते, मैंने फिर से एक लाइन ली और मैंने फिर से एक लाइन, देखिए मैं फिर से एक लाइन लेता हूं और ये रही आपकी दूसरी लाइन। ठीक है, अब अगर आपको याद हो तो मैंने इसको क्या माना था, x डैश y और ये है y डैश। ठीक है, इसको मैंने कहा था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज द सेकेंड वन, दिस इज द थर्ड वन, and the last is fourth. This is considered anti clockwise। ध्यान रखिएगा कि हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। मैथमेटिक्स में या खासकर ज्योमेट्री में जब किसी एंगल का मेजरमेंट होता है, किसी रोटेशन को हम स्पेसिफाई करते हैं, तो हम यूजुअली एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को प्रेफर करते हैं और वही हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करता है। आइए आगे देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है हमारे पास जो कि हमारा इस प्लेन में है, पहले क्वाड्रेंट में है। यहाँ मान लीजिए कोई पॉइंट है P। अब P पॉइंट अगर है तो P पॉइंट हम कैसे लोकेट कर पाएंगे, हम कैसे बता पाएंगे कि P पॉइंट कहाँ पर है, वेयर दिस पॉइंट P इज लोकेटेड इन द प्लेन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए P के लिए हम 2 वैल्यू का सिलेक्शन करते हैं। अब वो वैल्यूज क्या होती हैं आइए देख लेते हैं। देखिए अभी थोड़ी देर पहले आपने जाना ये जो पॉइंट है ये कहलाता है ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है हमारी। अब एक्स एक्सिस पर जब हम चलते हैं तो कुछ न कुछ रियल वैल्यूज हैं, वाई एक्सिस पर चलते हैं तो कुछ न कुछ रियल वैल्यूज हैं। तो इन पर हमने कई सारे, जैसे मान लीजिए रियल वैल्यूज हैं, बराबर बराबर दूरी पर हमने ले रखे हैं, ये कुछ रियल नंबर्स हैं। ऐसे ही हमने इधर भी कुछ ना कुछ ले रखे होंगे, 1 2 3 4, ऐसे ही हमने जनरली अपने मन से कोई बना लिए, ऐसे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसे बना लिए। ऐसे ही हमने यहाँ पर यहाँ पर
ऐसे इक्वल डिस्टेंस पर, इसमें सोचिए कि मैं अपने मन से बना रहा हूँ, ये इक्वल डिस्टेंस पर लिए हैं मैंने। अब इस पॉइंट P को अगर मैं दर्शाना चाहूँ तो इस पॉइंट P को मैं कैसे दर्शा सकता हूँ? तो हमेशा यहाँ पर जो वैल्यू ली जाएगी वो x की ली जाएगी। किसकी ली जाएगी? x की। और दूसरी वैल्यू हमेशा y की ली जाएगी। ये ध्यान रखिएगा कि पहली वैल्यू हमेशा x की ली जाएगी और y की वैल्यू हमेशा दूसरी रहेगी। तब x को कहते क्या है, आइए देख लेते हैं। पेन हमारा बहुत मोटा हो गया है, इसको थोड़ा सा हम पतला कर लेते हैं। आइए, पेन की जो थिकनेस है हमारी वो ये होनी चाहिए। आइए, मैं थोड़ा सा इसको हटाऊंगा। अब देखिए x जो है, x कहलाता है हमारा, x जो है वो कहलाता है एब्सिसा, ABSCISSA। A इज ऑलवेज कॉल्ड एब्सिसा। ये क्या कहलाता है हमारा? एब्सिसा कहलाता है। और हमारा जो y है, y क्या कहलाता है? y कहलाता है ऑर्डिनेट। y कहलाता है ऑर्डिनेट। x कहलाता है एब्सिसा और y कहलाता है ऑर्डिनेट। तो ये जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट का सिस्टम है यही कहलाता है कोऑर्डिनेट। क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट। देखिए x और y जो है हमारे मिल करके यही किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। अकेला x किसी को नहीं कर पाएगा, अकेला y भी किसी को नहीं कर पाएगा। आइए मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके लिख देता हूँ। देखिए p के पास है x और है p के पास y। y हमारा क्या कहलाया? ऑर्डिनेट। और x हमारा क्या कहलाया? एब्सिसा। x हमारा एब्सिसा है, y हमारा ऑर्डिनेट है। और ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेट। क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेट। तो मैं अगर आपसे कहूं कि पॉइंट P की लोकेशन क्या है तो आप कहेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ P इज x, y। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि क्या, ऐसे थ्री सिंबल बना करके ऐसे लिखा जाता है। ये हो गया हमारा किसी भी पॉइंट को लोकेट करने का तरीका। तो यहाँ तक आई थिंक कि आपको बातें क्लियर हुई होंगी। अब एक बार और समझ लेते हैं। अगर यही पॉइंट P हमारा मान लीजिए कोई पॉइंट Q है और ये दूसरे कोऑर्डिनेट में आ जाए, दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाए, दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाए, तो हम Q को क्या बताएंगे? देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब ओरिजिन के राइट में चलते हैं तो सारी की सारी वैल्यूज प्लस होती हैं, और वही जब निगेटिव वैल्यू लेनी होगी तो हमें ओरिजिन के लेफ्ट में चलना होगा। ऐसे ही अगर हम ओरिजिन के टॉप साइड पर जाएंगे तो सारी की सारी वैल्यूज हमको मिलेंगी प्लस, और बॉटम में आएंगे तो सारी की सारी वैल्यूज हमको क्या मिलने वाली हैं? माइनस। तो अब हम सेकंड में अगर चलें तो हमेशा मैंने आपको बताया कि पहले एब्सिसा आएगा, तो यहाँ पर क्या आने वाला है? एब्सिसा। तो यानी कि x माइनस में रहने वाला है और y इसमें अभी भी प्लस है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। मान लीजिए कोई तीसरा पॉइंट है r इसमें, और r आपको दिखाना है, तो मुझे बता सकते हैं कि r के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एब्सिसा पकड़ेंगे, यानी कि x की वैल्यू, और x की वैल्यू निगेटिव रहने वाली है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इस लाइन के अबव और बिलो निगेटिव वैल्यू रहेगी x की, और इस ओरिजिन के बिलो में आप देख पा रहे हैं y भी निगेटिव है, तो ये दोनों ही निगेटिव हो गए। और जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ पर S, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है ऐसे S, और S को आपको बताना, तो देख रहे हैं आप, एब्सिसा नाउ प्लस बट y इज स्टिल निगेटिव। तो ये हमने अभी तक जाना कि कैसे हम जो है इसको पढ़ सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो आइए हम और थोड़ा सा नीचे चलते हैं और आपको बताते हैं कि हम इन चीज़ों पर कैसे आगे पढ़ेंगे। तो आपने यहाँ तक जान लिया कि किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों ही उसके आप देख सकते हैं दोनों ही पॉजिटिव रहने वाले हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं। बाकी सेकंड में पहला निगेटिव यानी कि x वैल्यू निगेटिव, एब्सिसा निगेटिव, y इज पॉजिटिव। सेकंड के बाद जब थर्ड में आते हैं तो बोथ बिकम्स निगेटिव, और जब आप फोर्थ में आते हैं, सेकंड के बाद थर्ड में आए तो बोथ निगेटिव, और जब आप फोर्थ में आते हैं तो x आपका पॉजिटिव हो जाता है और y आपका निगेटिव हो जाता है। यानी यहाँ पर अगर आपको एक लाइन में सम अप करना हो तो आप लिखेंगे फर्स्ट में
क्या, प्लस कॉमा प्लस, यानी कि बोथ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं। सेकंड में आपको आना हो, सेकंड में आप लिखते हैं कि सर एक्स तो निगेटिव हो जाता है लेकिन वाई तब भी पॉजिटिव रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे ही आप आते हैं तो दोनों ही क्या हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आप आते हैं तो एक्स पलट के फिर से प्लस हो जाता है और वाई माइनस रहता है। अगर आप ध्यान से देखें तो वाई 2 बार प्लस 2 बार माइनस, एक्स 2 बार प्लस और 2 बार माइनस हुआ है। 2 ही बार कोई नंबर प्लस या माइनस हो सकता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। ये कहाँ से आ रहा है, ये कोई क्वेश्चन रहा होगा। आइए इसको जरा हटा दिया जाए। ये हटेगा नहीं क्या? आइए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा नया पन्ना लेते हैं और यहाँ पर लिखने की कोशिश करें। तो अभी तक आपने जाना कि किसी भी कार्टेशियन सिस्टम में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, एक प्लेन होता है जिसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, इसके 4 पार्ट होते हैं, कैसे किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हम जान लेते हैं, कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा इस पर वर्क करूंगा, इसको थोड़ा सा मैं लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करूंगा, इससे हमारा लिखना आसान होगा। आइए, अब मैंने आपको बताया कि हम तो हम अब लिखना शुरू करते हैं। तो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में। पहला क्या, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस क्या रहता है? अगर मैं सिर्फ एक्सिस की बात करूं, जैसा कि मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको ऐसे बताया था ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो अगर हम एक्स एक्सिस पर चल रहे हैं तो एक्स एक्सिस पर हमारा वाई हमेशा 0 रहता है। ऑन एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट रिमेन्स 0, यानी ऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। तो यही उल्टा हो जाता है किस पर, ऑन वाई एक्सिस। क्या हो जाता है, जब आप वाई एक्सिस पर चलने लगते हैं तो यहां पर एब्सिसा हो जाता है 0। तो ए बी एस सी आई डबल एस ए, एब्सिसा इज ऑलवेज 0 ऑन वाई एक्सिस और ऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0 ऑन एक्स एक्सिस। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कुछ हिंदी मीडियम वाले अगर इस वीडियो देख रहे हो तो मैं बता दूं, ऑर्डिनेट को हिंदी में कहते हैं कोटि। वाई अक्ष की जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं कोटि, और एक्स अक्ष की जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं भुज, उसको बोलते हैं भुज, कोटि और भुज। ठीक है, और जो मिल करके कोटि और भुज का निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं निर्देशांक, उसको बोलते हैं निर्देशांक, जिसको हम इंग्लिश में कोऑर्डिनेट बोला करते हैं, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, निर्देशांक। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं क्या? आइए देखते हैं, मैं कलर चेंज कर लूं, ब्लू कलर। आइए देख लेते हैं क्या चेंज किया और क्या हमने नया जानना है। अगर हमने लिया x इक्वल टू प्लस माइनस ए, कोई रियल वैल्यू है, तो यहां से हमको एक लाइन मिलेगी। देखिए, अगर मैं इसी की बात करूं तो x इक्वल टू, मान लीजिए प्लस ए है तो ये ले लिया, माइनस ए है तो इधर ले लिया, तो इसके पर एक लाइन खींची जाए तो इसके पैरेलल एक लाइन जाएगी। तो x इक्वल टू प्लस माइनस ए क्या होती है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। अब अगर प्लस है तो x के मतलब y के राइट में रहने वाली है, y एक्सिस के राइट में रहने वाली है, और अगर x इक्वल टू माइनस ए है तो y एक्सिस के लेफ्ट में रहने वाली है। सिमिलरली अगर y इक्वल टू हम कोई प्लस माइनस b वैल्यू ले लें
देखिए मान लीजिए प्लस बी मैंने लिया तो ये वैल्यू आई, माइनस बी लिया तो ये वैल्यू आई। तो प्लस बी लेंगे तो एक ये लाइन मिलेगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो इसका मतलब क्या होता है, हमको एक लाइन मिलने वाली है और वो लाइन पैरेलल रहेगी किसके, पैरेलल टू एक्स एक्सिस के। अब अगर एक्स इक्वल टू प्लस बी आपने लिया तो ओरिजिन से अबव रहेगी, और एक्स इक्वल टू माइनस बी लिया तो ओरिजिन के बिलो रहेगी। आई थिंक ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा, आई विल रिप्लाई यू हैप्पी। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इसके बाद एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और वो क्या है, मैं आइए दूसरे पेन से, दूसरे कलर से लिखता हूँ। वो क्या, ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं पी ए कॉमा बी, तो इसका मतलब कभी भी ये मत सोचिएगा कि पी बी कॉमा ए के बराबर होंगे, कभी भी नहीं होगा। इस बात को आप गांठ मार के रख लीजिए कहीं पर। पी ए कॉमा बी, पी बी ए बी कॉमा ए के बराबर कभी नहीं हो सकता। ये एक ही केस में हो सकता है, इफ ए इज इक्वल टू बी। अगर ए और बी आपस में बराबर हो जाएं तो ही ये संभव रहेगा, नहीं तो संभव नहीं रहेगा। ये ध्यान रखिएगा कि ए कॉमा बी कभी भी बी कॉमा ए के बराबर नहीं हो सकते हैं। तो यहां से एक चीज क्या समझ में आती है कि एवरी कोऑर्डिनेट in Cartesian plane, every coordinate in Cartesian plane क्या हो रहा है, इज यूनिक। क्या है ये, यूनिक है, अद्वितीय है, इस जैसा कोई नहीं है। मतलब ए कॉमा बी ही है, बी कॉमा ए या और कोई वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करने वाला है। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि ये कोई हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, देखिए बना तो है। आइए इसको हमने बना, अब आइए देखते हैं। देखिए ये हमने कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया। आइए अब हम यहां पर क्या करते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि अगर दो पॉइंट हमने इसमें ले लिए, मैं पहले इसका नामकरण कर दूं, x है ये y है, ठीक है। एरो का मतलब है इनफाइनाइटली लॉन्ग है। आइए देखते हैं, ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब इस ओरिजिन पर मान लो कहीं प्लेन में कोई दो पॉइंट है, यहाँ पर P है और यहाँ पर कोई पॉइंट Q है। ये कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो, दे कैन बी एनीवेयर इन द प्लेन। मैं बस जनरलाइजेशन के लिए ले रहा हूँ। मान लीजिए कोई पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 और y1। ऐसे ही हमने कोई दूसरा पॉइंट लिया Q जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2। ओके, देन हमें इनके बीच की ये दूरी निकालनी, हमें इनके बीच की ये दूरी निकालनी। कौन सी दूरी, P से Q के बीच की दूरी हमको पता करनी है कि ये कितनी है। ठीक है, हमको ये पता करना है कि ये दूरी कितनी है। तो इस दूरी को पता करने का आपने क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था, और वो फॉर्मूला था PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्लास 10th में। तो ये आपको ध्यान में रखना रहेगा कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अच्छा, अगर आपको कहीं पर ऐसा दिख जाए या आपके सर ने ऐसा पढ़ाया हो कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो भी इसको गलत मत करिएगा, यह भी वही आंसर देगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हो जाता है। और स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है, स्क्वायर एक ऐसी मशीन है जो निगेटिव को भी पॉजिटिव कर देती है, पॉजिटिव को तो पॉजिटिव रखती ही है, निगेटिव को भी पॉजिटिव कर देती है। सोचो कितना पावर है इसमें, स्क्वायर में। स्क्वायर जो है
आपकी निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देता है। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम आगे बात करते हैं थोड़ी सी और। आइए, ये बात हो गई हमारी डिस्टेंस की, इसको डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। आगे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि मान लीजिए हमारे पास कोई 3 पॉइंट दे दिए प्लेन में, हमको कोई 3 पॉइंट दे दिए, वी आर गिवन। अच्छा, हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा क्या है कि दूरी का सूत्र समझ लीजिएगा। अब इतना तो मैथ्स वालों को हिंदी आती, इंग्लिश आती होगी, इसमें कुछ नया नहीं है। चलिए, तो वी आर गिवन 3 पॉइंट्स इन ए प्लेन। किसी भी प्लेन में हमको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, से ए कॉमा बी कॉमा सी, और हमसे कहा जा रहा है कि पता करो, चेक वेदर दे आर कोलिनियर। अब आप कैसे करेंगे? तो देखिए, मान लीजिए कहीं पर एक कोई पॉइंट है ए, कहीं पर कोई पॉइंट है बी, और कहीं पर कोई पॉइंट है सी। तो ये तीनों अगर कोलिनियर हैं बेटा, अगर ये तीनों कोलिनियर हैं तो इसके लिए कंडीशन होती है, और वो आप ध्यान रखिएगा क्या, कि ए बी और बी सी का अगर सम हमारा ए सी के बराबर आ गया तभी ये कोलिनियर होंगे। यही कोलिनियरिटी की कंडीशन होती है, तभी ये कोलिनियर होंगे, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं होंगे। अब मन में प्रश्न उठता है कि सर अगर ये कोलिनियर नहीं होंगे तो ये क्या होंगे? तो बेटा उसका भी मैं आपको बताता हूं उपाय। अगर ये कोलिनियर नहीं हुए बेटा तो ये क्या बनेंगे? देखिए, मान लीजिए कोई 3 पॉइंट्स हैं हमारे और ये कोलिनियर नहीं है। देखिए, कोलिनियर होते तो एक ही लाइन में आते ना। ये पॉइंट देखिए, मैं अगर इसको मिलाऊं ऐसे, तो ये पॉइंट इस पर लाई कर रहा होता, लेकिन इस पर नहीं लाई कर रहा है, ये तो अलग है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे बताओ ये क्या फॉर्म कर रहा है? आप कहेंगे सर ये कौन सा बच्चों वाला सवाल आपने पूछ लिया, तो ट्रायंगल बना रहा है, एक छोटा सा समोसा बना रहा है, तो ये ट्रायंगल फॉर्म करने लगेगा। और क्लास 7 अगर आप याद करो, क्लास 9th भी अगर आप याद करो, तो आपने एक ऐसी थ्योरम पढ़ी हुई है 9th में, और उसी की थ्योरम को एज ए प्रॉपर्टी आपने 7th में पढ़ा हुआ है क्या? किसी भी ट्रायंगल के लिए सम ऑफ एनी 2 साइड्स, यानी कि यहां पर अगर मैं कहूं ए बी प्लस बी सी, तो आप क्या कहोगे कि ए बी प्लस बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी, ग्रेटर हो जाएगा। तो अगर आपको कहीं पर ऐसा कुछ कंडीशन मिलता है कि ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, तो दे विल फॉर्म ए ट्राइंगल, और वो नॉन कोलिनियर रह जाएंगे। तब क्या हो जाएंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। तो आई थिंक ये बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो यहां तक आपने जितना पढ़ना था इंपॉर्टेंट बात वो पढ़ लिया। अब आइए पढ़ते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूले से हम ये कैसे कह पाएंगे कि कोई भी 4 क्वाड्रेंट मतलब 4 पॉइंट दिए हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं, तो कैसा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपको 3 पॉइंट दिए गए हों और आपसे कहा जाए कि पता करो ये कौन सा ट्राइंगल होगा, तो आप कैसे करोगे? जरा मुझे बताओ कैसे कर पाओगे आप, फिर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। बताइए मुझे, अगर 3 पॉइंट दे दिए जाए, मैं अभी लेता हूं स्क्रीन पर, देखिए मैंने कोई 3 पॉइंट्स ले लिए, देखिएगा ध्यान से, मैंने कोई 3 पॉइंट्स ले लिए। पॉइंट है हमारे पास, मान लीजिए ए, x1 एंड y1। बी हमने ले लिया x2 y2, एंड हमने ले लिया सी, x3 और y3। अगर ये नॉन कोलिनियर है, मैंने मान लिया कि ये तीनों पॉइंट क्या हैं? नॉन कोलिनियर हैं, तो ऑब्वियसली वो क्या फॉर्म करेंगे? एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप ये बताएं कि जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये ट्रायंगल किस नेचर का होगा? मतलब ये इक्विलेटरल होगा, या ये आइसोसेलेस होगा, या ये स्केलीन होगा?
तो आप कैसे बताओगे? बेहद आसान है, वेरी गुड, आई नो आप बता सकते हैं। तो आप लिखेंगे कि सर अगर ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी मिल जाए तो सर ये हो जाएगा इक्विलेटरल। वेरी गुड, ये तो मुझे पता है कि मेरे बच्चे जानते हैं। अगर इनमें से कोई दो साइड ऐसी हो जाएं कि ए बी और बी सी बराबर हो जाएं लेकिन वो ए सी के बराबर ना रह जाएं तो ये क्या कहलाएगा? आइसोसेलेस, यानी कि इसकी दो साइड्स बराबर हैं। समद्विबाहु हिंदी में बोलते हैं इसको, समद्विबाहु। और पहले वाले को बोलते हैं समबाहु, समबाहु। ठीक है। अच्छा, हिंदी में एक होता है समकोण, उसको यहां से कंफ्यूज मत होना, रिलेट मत करना। समकोण का मतलब राइट एंगल होना चाहिए। ठीक है। चलिए, अगर बेटा आपके पास ये पहली बात थी, ये दूसरी बात थी और ये तीसरी बात, क्या ए बी बी सी के बराबर ना हो, बी सी ए सी के बराबर ना हो, तो ये कहलाएगा बेटा स्केलीन ट्राइएंगल। स्केलीन का मतलब होता है विषम बाहु, कोई भी बराबर नहीं है। बाहु माने होता है भुजा। बाहुबली आपने मूवी देखी होगी। बाहुबली का क्या अर्थ होता है? बाहुबली का अर्थ होता है कि द पर्सन हु हैज द स्ट्रॉन्ग आर्म्स। ठीक है, इसके स्ट्रेंथ हो आर्म्स में, बाहुबली। अब केवल हाथ ही तो मजबूत नहीं होगा ना, उसकी तो पूरी पूरी बॉडी मजबूत होगी। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे की। अगर हमारे पास तीन से ज्यादा पॉइंट दिए गए हों, हम तब क्या करने वाले हैं? तो मैं उसका डिस्कशन आगे करने वाला हूं कि इफ ए x1 y1 बी x2 and y2 सी x3 y x3 y3 एंड z हमको दिया गया है x4 y4। हमसे कह रहे हैं कि ये चारों कोलिनियर नहीं है, चारों में कोई तीन कोलिनियर नहीं है, तो ये ऑब्वियसली क्वाड्रिलेटरल का निर्माण करेंगे। ठीक है। अगर ये चारों कोलिनियर होंगे तो क्या करोगे आप बता दोगे कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस सॉरी ए बी प्लस बी सी प्लस, एक मिनट, इसको मैं डी ले लूँ ना, इसको जेड कैसे ले लिया मैंने, तो कुछ जबरदस्ती आकर बैठ गया। इसको मैं डी ले लेता हूँ, इसको मैं डी ले लेता हूँ, आइए, ये डी हो गया। ठीक है। तो डी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, टी डी के बराबर होना चाहिए, तो कोलिनियर हो जाएंगे। लेकिन ये कोलिनियर नहीं है, कोई भी तीन कोलिनियर नहीं। तो मुझे आप बताओ कि क्या ये 100% क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा? ऑब्वियसली करेगा। अब कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा ये जानने की कोशिश करते हैं। आइए, सबसे पहला देखिए, क्वाड्रिलेटरल के चार तरीके, तीन तरीके जो भी आपने पढ़े हुए आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं। हमारे पास एक होता है स्क्वायर, एक होता है हमारे पास रेक्टेंगल, एक होता है पैरेललोग्राम और एक होता है रोम्बस। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में सिमिलैरिटी होती है कि इनकी एडजेसेंट साइड्स नॉन इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। और स्क्वायर और रोम्बस में सिमिलैरिटी होती है कि इनकी जो है चारों साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन डिफरेंस भी होता है। डिफरेंस क्या होता है कि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होने के साथ साथ दोनों डायगोनल भी बराबर होते हैं, जबकि अगर आप रोम्बस की बात करें तो रोम्बस में चारों साइड्स तो बराबर हैं लेकिन दोनों डायगोनल बराबर नहीं होते, एक डायगोनल बड़ा होता है और एक छोटा होता है, और ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या कहते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। और जो आपके रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम होते हैं उसमें क्या होता है कि जो रेक्टेंगल है वो चारों साइड्स मतलब आमने सामने की साइड्स तो बराबर रखता है, जो कि पैरेललोग्राम में भी है, लेकिन इसके डायगोनल दोनों बराबर होते हैं। वो सुविधा पैरेललोग्राम में लागू नहीं है, इसमें भी एक बड़ा होता है और एक छोटा। ठीक है। लेकिन इसके दोनों में 90 डिग्री पर डायगोनल बाइसेक्ट करें ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बाइसेक्ट करते हैं, ये सत्य है, लेकिन 90 डिग्री पर नहीं करते, क्योंकि 90 पर करेंगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा आपका स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और पैरेललोग्राम बन जाएगा आपका रोम्बस, ये ध्यान रखिएगा। तो इन्हीं सब बातों को मैं आपको बता देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिएगा, पहली कंडीशन है कि अगर ए बी इक्वल टू
बी सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू ना सी डी हो जाएगा ना, सॉरी थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। अगर ये चारों बराबर हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या क्या हो सकता है, ये हमारे पास हो सकता है स्क्वायर, और ये हो सकता है हमारे पास रोम्बस। तो स्क्वायर कब होगा, देखिए अगर हमारे पास ए सी बराबर बी डी और मिल जाए, ठीक है, ए सी बराबर बी डी हो जाए, तो ये बन जाएगा बेटा स्क्वायर। और अगर हमारे पास ए सी बी डी के बराबर ना रहे तो ये क्या बन जाएगा, रोम्बस। हिंदी में शायद समचतुर्भुज कहते हैं, पर इसको वर्ग कहते हैं। दूसरी शर्त देखते हैं, देखिए अगर ए बी बराबर है सी डी के और ए डी बराबर है बी सी के, फिर यहां से दो बात क्या देखते हैं। देखिए अगर ए बी और सी डी बराबर है, ए डी और बी सी बराबर है, तो ये कब बनेगा हमारा डायगोनल, सॉरी रेक्टेंगल, अगर ए सी बराबर बी डी हो जाए तो ये हमारा बन जाएगा रेक्टेंगल, यानी कि आयत। गाना है ना, तुझ याद कर लिया है आयत की तरह, उसका यहां कोई लेना देना नहीं, ध्यान रखिएगा। और अगर ए सी बराबर ना रहे बी डी के, क्या बोलोगे मेरे लाल, आप बोलोगे सर ये पैरेललोग्राम होगा, पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज होगा। इतनी सी बात आपको यहां तक जाननी है, ठीक है। तो डायगोनल को हिंदी में बोलते हैं विकर्ण, और जो मैंने इधर लिखे है ना ये सब, यहाँ मैंने डायगोनल की बात की है, ये सब हमारे डायगोनल वाली कंडीशंस में आते हैं, और ये जो हैं ये हमारी साइड्स की कंडीशंस हैं, ये हमारी साइड्स हैं। चलिए मैं एक शेप बना के आपको दिखा देता हूँ। इसमें मैं शेप में गया, और शेप में देखिए मेरे पास ये क्या है, ये है मेरे पास एक स्क्वायर। देखिए अगर मैं थोड़ी देर के लिए कहूं कि ये हमारे पास एक स्क्वायर है, थोड़ा सा मैं ऊपर चलूंगा, ये हमने कहा कि ये क्या है हमारे पास स्क्वायर है। तो स्क्वायर मान लीजिए इसका नाम है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लें, इसका हम कलर कर लेते हैं चेंज, आ जाते हैं ब्लैक पर। अब देखिए मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब ए को हमने सी से मिला दिया और बी को हमने डी से मिला दिया। देखिए अगर ये स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड्स बेटा क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी, और इस दोनों डायग्राम है ना ए सी और बी डी, ये भी इक्वल रहने वाले हैं। तो ये कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई करेगा, स्क्वायर की। अगर मैं यहीं पर ले लेता हूं क्या, रेक्टेंगल, देखिए ये मैंने रेक्टेंगल ले लिया। अब देखिए रेक्टेंगल में क्या होने वाला है, आइए देख लेते हैं। रेक्टेंगल में क्या है बेटा कि हमने इसका नामकरण कर दें भाई, पी क्यू आर और एस। अच्छा हमने ए बी सी डी लिया है ना, तो चलो हम ए बी सी डी ले लेते हैं, ना फिर आप गुस्सा करोगे सर आप लेते कुछ हैं बताते कुछ हैं, हालांकि आप नहीं करोगे मुझे पता है। एनीवे तो देखिए ए को हमने सी से ज्वाइन कर दिया, बी को हमने डी से ज्वाइन कर दिया, समझ में आ रही बात। अब हमने ए को सी से ज्वाइन करके बी को डी से जो ज्वाइन किया है, इससे हमको क्या मिलने वाला है, इससे हमको मिल रहा है, देखिए आमने सामने की भुजाएं यहां पर बराबर हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल और नॉट, अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल इन रेक्टेंगल, और डायगोनल भी बराबर हैं। तो ये हमारा किसका केस हो गया, रेक्टेंगल का। लेकिन अगर यहीं पर हम बात कर लें किसकी, देखिए जैसे ये हमारे पास एक ये है रोम्बस, आपने काजू कतली खाई होगी, क्या बर्फी खाते होगे आप, तो कुछ कुछ इसी शेप में होती है, ठीक है। अब मैं अगर इसका नाम लिख दूं, अब आप कहोगे सर
आप ऐसे पढ़ाते हैं जैसे गाने, तेरा नाम धोखा रख दूं। धोखा क्यों रखोगे भाई? एक अच्छा खासा फिगर है तो अच्छा सा नाम रखो कुछ। आ जाओ, इसको मैंने साइज पर लिया और मैंने कलर चूज किया रेड। आइए अब देखिए, इसकी चारों साइड्स तो बेटा आपस में बराबर रहने वाली, चारों साइड्स बराबर रहेंगे जैसा कि यहां पर स्क्वायर में था, लेकिन इसके जो डायगोनल होंगे लाल, वो बराबर नहीं रहते। इसके जो डायगोनल हैं वो बराबर नहीं रहते, ये ध्यान रखिएगा। तो ये रोम्बस की एक कहानी है। और ऐसे ही हमारा पैरेललोग्राम होता है, वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। सब कुछ है हमारे पास। आइए, ये हमारा पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या अंतर है? थोड़ा सा अंतर है बेटा। क्या अंतर है ये जानते हैं? देखिए, देखिए इसका नाम रख दें ए बी सी और डी। देखिए ये साइड और ये साइड बराबर है, ये इसके बराबर है, लेकिन अंतर क्या है? इनके डायगोनल्स में, डायगोनल्स इनके बराबर नहीं रहते हैं। ये पैरेललोग्राम में अंतर है। और ये आपने पढ़ा भी होगा कि इसके जो चारों एंगल है ना बेटा, ये चारों के चारों राइट एंगल होते हैं, लेकिन यहाँ पर राइट एंगल जरूरी नहीं है कि बराबर हो। इनमें जो एक लाइन पर दोनों एंगल बनते हैं ना, इनका सम 180 डिग्री होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें भी चारों 90 डिग्री के होते हैं। तो ये बातें आपने समझ ली हैं अच्छे से अब तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं और आगे आपको बताते हैं इंटरसेक्शन का फॉर्मूला, और उसके बाद ये सेशन यहीं खत्म करेंगे और आगे के सेशन में आपको हम और अच्छे से और चीज़ों को बताएंगे। आइए देख लेते हैं। आइए, तो हम लेते हैं पेन, फिर से ब्लैक कलर लेते हैं और देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई लाइन, मान लीजिए ये कोई लाइन सेगमेंट है, ऐसे कोई लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट का नाम है पी क्यू। इस लाइन सेगमेंट को एक कोई पॉइंट है आर, ये पॉइंट क्यू था, ये पॉइंट पी था, और ये कोई पॉइंट है आर। ये इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है या दो किसी भाग में बांट रहा है, हम श्योर नहीं है, लेकिन बांट रहा है, इतना हमें पता है। तो हम जानना चाहते हैं कि आर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जबकि x1 और y1 हमारे कोऑर्डिनेट हो गए p के, और x2 और y2 हमारे कोऑर्डिनेट हो गए q के। अब r के कोऑर्डिनेट हमने अपनी तरफ से मान लिया ये x और y। तो क्या मेरी मदद कर सकते हो लिखने में? ऑब्वियसली कर सकते हो, क्लास 10th में आपने जी भर के पढ़ा है, और जितने लोगों ने यहाँ पढ़ा है इनको तो आता ही होगा। आइए देखते हैं आर के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। तो इसके लिए हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि पी और क्यू आर के द्वारा किस रेशियो में बटे हुए हैं, हमें रेशियो जानना है। तो मान लीजिए कि ये है एम और ये है एन, यानी पी से आर तक एम भाग और आर से क्यू तक एन भाग। यानी हम ये कह सकते हैं कि पी आर इज टू आर क्यू इज इक्वल टू एम इज टू एन। ये हमारे पास है। इसी की मदद से हम लिखना चाहते हैं आर के कोऑर्डिनेट। आइए लिखते हैं, सॉरी x इक्वल टू हम लिखेंगे, देखिए m, ये भाग ये वाला m, और फिर चलेंगे x2 के पास। इसका प्रूफ जरूरत नहीं है, 10th में कराया था। प्लस n और आएंगे x1 के पास, और नीचे सम ऑफ द रेशियो कर देंगे m प्लस n। सिमिलरली y का करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये हमारे पास आ गए x और y के कोऑर्डिनेट। कब? जबकि कोई एक पॉइंट r किसी एक लाइन को दो भागों में डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m:n। अच्छा, अगर मान लीजिए कि यही पॉइंट r बाहर होता और फिर वो इन दोनों इस लाइन को दो बराबर भागों में बांटता,
तब हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, आइए देख लेते हैं उसकी भी सिचुएशन। मान लीजिए हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। थैंक यू। आप पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, यही मेरी ईश्वर से शुभकामनाएं हैं, प्रार्थना है। थैंक यू सो मच।